हेलो एवरीवन, सोशल सफियर बाय वनीता पे आपका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। पर जल्दी से इस चैनल को पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। आज का लेक्चर बात कर रहा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम पिकअप करने लगे हैं मेरिट्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स ग्रुप्स को। आप सब ये जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, साथ साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोग रहते हैं। चाहे हम उसको बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, एथिक्स, किसी की भी बेसिस पे हम बात करें तो जो ये पीआर सिस्टम है इससे इंश्योर किया जाता है कि जो स्मॉलर पार्टीज़ भी हैं या स्मॉलर रीजनल पार्टीज़ हैं उनको भी फेयर शेयर मिल सके सीट्स का। इसीलिए ये रीजनल डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करता है। हर एक रीजन में अलग अलग रीजन्स में राज्यसभा की सीट्स हैं जैसे, तो वहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि उसी रीजन के लोग जो है वो सिलेक्ट होके आएंगे। नेक्स्ट एनकरेज करता है ये मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम को कैसे एनकरेज करता है? देखो, अगर सपोज करो आप बिहार है, बिहार से सीट्स अगर सिलेक्ट होनी है, या गुजरात है, तो वहाँ की लोकल पार्टीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन रीजनल पार्टीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी क्योंकि बड़ी पार्टी कोई भी इनकी वोट्स के बिना नहीं आ सकती, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने राज्यसभा के इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली बात है कि वहाँ पे उस स्टेट में हो सकता हो उस रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट हो। तो इस तरह से जो है स्टेट पार्टीज़ को या मल्टी पार्टी सिस्टम को भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे कि वो लोग भी बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं कंट्री लेवल पे लिए जाने वाले, उसमें वो अपनी डिबेट भी कर सकते हैं या अपना एस्पेक्ट बता सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं पॉलिसीज़ में। जो भी चीज़ें लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगी तो वो जो लोग राज्यसभा के इलेक्ट होके जा रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जाके रख सकते हैं। फर्दर मेरिट कहता है नो वेस्टेज ऑफ वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फर्स्ट पास द पोस्ट करते हैं तो उसमें हमारे वोट्स की शॉर्ट वेस्टेज हो रही है। जो जीत गया वो ही विनर है, बाकी जिसको भी जितनी भी वोट्स पड़ी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सारी खत्म हो गई, वेस्ट हो गई। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पीआर सिस्टम में क्या है कि अगर कोई पर्सन बाहर निकल गया है तो उसको जो वोट्स पड़ी हैं उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सो ऑन प्रेफरेंसेस को बांट दी जाती हैं, डिपेंड अपॉन कि सेकंड किसको कंसीडर किया गया है, थर्ड किसको कंसीडर किया गया है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक भी वोट की वेस्टेज नहीं होती है। देन कोएलिशन गवर्नमेंट। अब देखो, हो सकता है स्टेट में, किसी स्टेट में दो पार्टीज़ ने मिलके, एक नेशनल पार्टी ने और एक रीजनल पार्टी ने मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म किया हो, तो उस केस में जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसको भी इनकरेज किया जाता है कि वो नेशन बिल्डिंग में अपनी राय दे सके या अपने एरिया के लिए उनसे और ज़्यादा डिमांड कर सके कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है इन पॉलिसी मेकिंग में और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट भी सामने आता है, क्योंकि जो छोटी पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, उनको अपने रीजन की प्रॉब्लम के बारे में पता होता है बड़ा डीपली। लेकिन जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट में आने के लिए उन्होंने कोएलिशन फॉर्म कर लिया, ठीक है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो शिवसेना जो है, शिंदे ग्रुप प्लस उसमें बीजेपी है, तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन जो शिवसेना है वो लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है। टीएमसी की बात करें बंगाल में तो वो भी एक रीजनल पार्टी है। तो इस तरह से रीजनल पार्टीज जो होती हैं, जो उनकी से आती है, वो अपने एरिया के बारे में डिमांड करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्रॉडर इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर एरिया का भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। फर्दर मिनिमाइज करता है ये इलेक्टोरल बाउंड्रीज को। कैसे? देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है कि एक एरिया को अलग अलग छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है ना। अगर कोई हम लोग बात करें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तो इन सबको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया। तो लेकिन जब राज्यसभा की सीट्स की बारी आती है, जैसे हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बात किया था जब हम पीआर को समझ रहे थे, गुजरात का एग्जाम्पल लिया था, तो अब गुजरात में जब राज्यसभा के मेंबर्स जाने हैं वो ऑन द होल 4 मेंबर्स जाने हैं। तो अब कोई बाउंड्री तो रह नहीं गई कि कौन अहमदाबाद से जीत के आ गया, कौन गांधीनगर से आ गया, कौन सूरत से आ गया, है ना। तो इस तरह से ये इलेक्टोरल बाउंड्रीज को भी मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि जब राज्यसभा की 4 सीट्स की वैकेंसी है तो वो पूरे गुजरात से है।
वो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं नॉर्थ गुजरात से आ रहा है या साउथ गुजरात से आ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस ये मिनिमाइज कर देता है बाउंड्रीज को भी। तो अगला फीचर क्या कहता है? अगला फीचर बोलता है अकाउंटेबिलिटी। देखो, अब अकाउंटेबिलिटी जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है उस पार्टी की, उसके बारे में बात कर रहा है लेजिस्लेचर में। अब अगर कोई राज्यसभा में किसी पार्टी का बंदा चला जाता है लेजिस्लेचर में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि उसने गुजरात के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, हरियाणा के लिए क्या किया, है ना। और अगर वो जो भी पॉलिसीज़ हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं या स्टेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो किसको ठहराया जाएगा सेंटर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल? जो राज्यसभा से भेजा गया है सिलेक्ट करके, या जो एमपी है आपका, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा माना जाता है कि इन्होंने सेंटर से हमारे लिए फंड्स नहीं ला के दिए। तो इसके साथ ही हमारे मैरिट्स ख़त्म होते हैं। पर आप बहुत सारे मैरिट्स, अगर आपको एक विजन समझ आ गया है कि पीआर क्या कह रहा है, कंसेप्ट समझ आ गया उसका कि क्या है, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप अपने लेवल पे भी बहुत सारे बना सकते हो। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट तो हम लोग हमेशा ही बना लेते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ है, या स्ट्रेंथन करता है उसको, या उसकी बात करता है, ये डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखो, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, हमने बात की है कि रीजनल पार्टीज़ की बात आ रही है। अब रीजनल पार्टीज़ किस में है, मेजॉरिटी में कि माइनॉरिटी में? यस, वो माइनॉरिटी में है। तो राज्यसभा में माइनॉरिटी की भी से होगी। अब हम राज्यसभा को बार बार राज्यसभा तो कहते नहीं है, हम उसको लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर कह के बात करते हैं कि लेजिस्लेचर में जो है वो इन लोगों की भी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी से होगी। वो डेमोक्रेसी में अपनी आइडियाज़ दे सकते हैं। और हमारा डेमोक्रेसी क्या कहता है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? दैट इज़ टू बी बेस्ड ऑन द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होना चाहिए, है ना। और इंश्योर करना चाहिए कि हर एक वोट का काउंट हो। तो जो जो वोट्स आ रही हैं, जिनसे इलेक्ट होके लोग आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, उनकी से को भी सुना जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं फर्दर हम लोग द डीमेरिट्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम पहली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हालांकि फर्स्ट पास द पोस्ट को समझना इतना मुश्किल नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट जो है वो बहुत आसान है समझना, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर आपको वोट परसेंटेज समझ आ जाती है बड़े अच्छे से, तब जाके आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ये समझ आ जाता है आपको कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये कह रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार में नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट तो समझ आ गया, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन इसमें क्या सिस्टम है भाई, क्या परसेंटेज ऑफ वोट, क्या किसको किसकी कैसे डिवीजन कर दी, है ना। तो इस सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फर्दर हम बात करते हैं हार्डर टू पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, ये पॉइंट कैसे समझना है। हम जब जनरली बात करते हैं इस सिस्टम में, तो हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि पीआर सिस्टम में हम कैंडिडेट को नहीं रखते हैं ध्यान में, हम किसको रखते हैं, पार्टी को, ठीक है। अब जब मैंने पार्टी को ध्यान में रखा, तो मैं किस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी कि उसने मेरे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए काम नहीं किया। जब ओवरऑल पार्टी की तरफ से एक बंदा जा रहा है, फ्रॉम सपोज लो 4 लोग जो हैं वो गए हैं यहाँ से इलेक्ट होके मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्यसभा में फ्रॉम गुजरात, है ना, यही एग्जाम्पल था हमारी वीडियो में। तो उसमें मैं अपने एरिया में अगर काम नहीं हो रहा, तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी, पार्टी को या पर्सन को? डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग पार्टी के बारे में काम कर रहे हैं। तो कितनी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। फिर जब एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई इलेक्ट होके जा रहा है, तो उसका कनेक्शन देयर एंड देन टूट जाता है लोकल पीपल के साथ, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट का रिलेशन जो है वो सीधा किसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, तो मैं आपके पास आऊँगी और आपको मैं अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बताऊँगी। इफ़ यू आर हैप्पी विद दैट, देन यू आर गोइंग टू इलेक्ट मी। लेकिन मैं अगर ओवरऑल स्टेट से जा रही हूँ, तो कौन कौन लोग जो है वो मेरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स नॉट दैट इजी। तो इसीलिए ये अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, रिस्पॉन्सिवनेस को जो है रिड्यूस कर देता है लोकल नीड्स को लेके इन एमपीज की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वीकन द कनेक्शन बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन एंड द पीपल। जी हाँ, जब मैंने पार्टी को वोट दे दिया राज्यसभा में जाके और पार्टी का कोई कैंडिडेट जा रहा है, तो लोकल पीपल के रिप्रेजेंटेटिव का जो कनेक्शन है वो टूट गया।
तो जब उसके साथ उसका कनेक्शन टूट गया तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फेच कर सकते हैं इनसे वोट्स लोगों से हम ले लें, ताकि राज्यसभा में पर्टिकुलर पार्टी का जो है अपर हैंड हो और उसी का सिलेक्टेड पर्सन राज्यसभा में जा सके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिससे भी ज़्यादा वोट्स हैं वो मिल सकती हैं, वो ले लें। तो उस कंडीशन में राज्यसभा में एक पार्टी मेंबर का, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीपल का, उसके एरिया का कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि वो उसकी नीड्स को लेके बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रहता है। अब वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, नॉट फॉर द लोकल पीपल। जबकि हम जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो किसके थ्रू आते हैं ये लोग? लोगों की नीड्स को फुलफिल करके आते हैं, इसीलिए ज़्यादा अकाउंटेबल है। जिसने हमारे लिए काम नहीं किया हमने उसको अगली बार वोट नहीं देनी। तो वो एक फियर इनमें नहीं है। फर्दर बात करते हैं कोएलिशन इंस्टेबिलिटी की। कुछ कोएलिशंस ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के इलेक्शन के टाइम पे पहले ही सबके सामने फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कोएलिशंस ऐसे होते हैं जो बैक द डोर हो रहे होते हैं, जिन कोएलिशंस के बारे में मेजरली बताया ही नहीं जाता, बैकरूम डील्स होती हैं, ताकि नेगोशिएशंस भी उनकी हो गई होती हैं कि एक सीट जो है वो जीत लें और जाके वो हाउस में बैठ जाएं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, पब्लिक का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। अब जैसे इलेक्शंस हुए तो हमने देखा जो इंडिया अलायंस था एक, उसमें आपके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर जब वो लोग पंजाब में आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई, लोगों का जो उनके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर है वो भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क में आ गया कि भाई ये दोनों फ्रेंड्स हैं या ये दोनों दुश्मन हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए कोएलिशन की इंस्टेबिलिटी हम लोगों को दिखती है कि ये फ्रेंड्स हैं कि ये दुश्मन है। उस स्टेट में तो एक साथ लड़ रहे हैं, इस स्टेट में तो अलग लड़ रहे हैं, ये कैसे हो गया? क्लियर? और क्यों? इनकी बैकरूम डील्स हुई होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं। तो इनमें से कोई भी जीते ये उसकी फेवर में राज्यसभा में वोट कर देंगे। मतलब हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर सपोज पंजाब से कोई वैकेंसी होती है तो ये लोग अपना कंबाइन करके वोट कर देंगे और उनका मेंबर चला जाएगा, या अगर 2 या 3 हो तो ये डील कर लेंगे, 2 कांग्रेस की 1 आपकी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो लोगों में क्या क्रिएट करता है? मिसट्रस्ट। हम इन लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल पार्टीज। अब चाहे कोएलिशन में गवर्नमेंट फॉर्म की हो इन पार्टीज ने, लेकिन राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए ये कोएलिशन भी तोड़ देते हैं। तो कितनी कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये कोएलिशन में है या नहीं है। स्टेट में गवर्नमेंट चलेगी कोएलिशन में, लेकिन जब राज्यसभा की बात आएगी तो कोएलिशन तोड़ देंगे कि हमें अपना बंदा भेजना, हमें अपना बंदा भेजना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कोएलिशन की स्टेबिलिटी के लिए भी एक थ्रेट बन जाती हैं इन द रीजनल एंड लोकल लेवल, क्योंकि हर स्टेट असेंबली के वहाँ से इलेक्ट होकर आना ही आना है मेंबर्स ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है फॉर पीपल। अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिकअप करने वाले हैं दैट इज कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड पीआर सिस्टम। आपको सेम वे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस हो सकता है इन योर डीमेरिट्स उसमें, ठीक है। कोएलिशन की इंस्टेबिलिटी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। फिर स्मॉलर पार्टीज़ की पावर इंक्रीज हो सकती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जिनको आप लिख सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डीमेरिट्स ऑफ दैट पीआर सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड पीआर सिस्टम। होपफुली आपको यहाँ से पूरी तरह से अपना विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कहता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जोग्राफिकल यूनिट। छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरा कंट्री डिवाइड कर दिया गया है। अराउंड 543 सीट्स हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ तो कई जगहों पे एक पूरा एरिया एज अ लार्ज जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाता है, या इंडिया की तरह इनको भी छोटे छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया गया है कि इस स्टेट की इतनी है, इस स्टेट की इतनी सीट्स हैं, इस स्टेट की इतनी सीट्स हैं, पर उतनी लार्जर लेवल पे इनको डिवाइड नहीं किया हुआ है जितना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट बोलता है ये कि
जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को ही इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब पीआर सिस्टम की बात करते हैं तो हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस टाइम वैकेंसी 4 की हो, 5 की हो, 2 की हो, 6 की हो, डिपेंड्स अपॉन कि कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कितनी सीट्स उसकी वेकेंट हुई हैं। और हम इस टाइम एक स्टेट जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर करके चल रहे हैं कि इस स्टेट से इतनी सीट्स हमें चाहिए। क्लियर? देन फर्दर बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जब वोट्स कास्ट होती हैं, हम वोट कास्ट करते हैं, हम कैंडिडेट के लिए करते हैं कि मुझे ये कैंडिडेट पसंद है, ये मुझे पार्टी पसंद है या नहीं है, बट मुझे कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, ये मेरे एरिया के लिए काम करेगा। पर पीआर सिस्टम ऐसा नहीं है, उसमें सीधा से सीधा आपकी वोट्स किसके लिए जा रही हैं? फॉर द पार्टी, इन द नेम ऑफ पार्टी वहाँ पे वोट को कास्ट किया जाता है। फर्दर इस सिस्टम में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में किसको हम विनर डिक्लेयर करते हैं? जिसके पास मोस्ट वोट हो, मोस्ट, कि जिसने 50 में से 22 वोट्स ले ली वो जीत गया। बाकी उसके पीछे रेस में तो और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके पास ज़्यादा सीट्स हैं इसलिए वो जीता। लेकिन पीआर सिस्टम क्या कहता है कि जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलेंगी, डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने मेंबर्स की आपको सीट्स मिलनी ही मिलनी है, इतनी सीट्स जिनको मिलेंगी वो जीत गया। देन नेक्स्ट ही क्या इसके एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपको मिल जाता है यूके, इंडिया एटसेट्रा, और पीआर सिस्टम आपको मिलता है इजराइल और नीदरलैंड्स एटसेट्रा। तो ये थे कुछ कंपैरिजन। आई होप कि पिछली 2 वीडियोस और इस वीडियो को देख के आपका ये जो कंसेप्ट है पूरी तरह से कंक्रीट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक छोटा सा टिप है, दैट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट की अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करती हूँ तो ये एक सिंपल सिस्टम है, ये लोकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है और हमें स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ही ये देता है। जनरली हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को एक स्टेबल सिस्टम भी कंसीडर करके जाते हैं क्योंकि ये हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी वीकनेस क्या है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में छोटी छोटी पार्टीज़ की से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बाकी मेजर बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं उनके हैंड में सारा कुछ रह जाता है, मेजर पावर मेजर से उनके पास रहती है। अगर हम इसी तरह पीआर सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये किसके लिए बेटर है? ये डाइवर्स ग्रुप्स के लिए बेटर है, उनकी से इसमें आती है, माइनॉरिटीज़ को भी सीट्स मिल जाती हैं ताकि वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकें। फिर स्मॉलर पार्टीज़ को भी इसी तरह जो है इम्पोर्टेंस मिलती है क्योंकि उनके बिना कोई मेजर जो नेशनल पार्टी है वो अपना मेंबर नहीं भेज पाती है। और बिल्कुल एक्यूरेट प्रेफरेंस आप अपनी शो करते हो कि मुझे इस पार्टी को जिताना है या उस पार्टी को। वहीं इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ये फ्रेगमेंटेड सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक अपना राज्यसभा में पर्सन भेजने के लिए एक साथ आ रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कोएलिशन इंस्टेबिलिटी बहुत है, अगर ए के साथ बी की फ्रेंडशिप हो गई है तो वो सी के साथ अपना कोएलिशन जो है वो तोड़ देंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमें समझ में ही नहीं आता इतनी आसानी से कि किसको कितनी वोट्स देनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट एंड पीआर सिस्टम को लेके कुछ टिप्स एंड कंक्लूजन ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोशल स्फेयर बाय वनीता पे एजुकेशन कंटिन्यू रखिए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।